हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PSSB बोर्ड की एडवर्टाइजमेंट नंबर 9। देखो, इसमें दो डिपार्टमेंट्स में पोस्टें निकली हैं। कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अलाउड हैं या नहीं हैं, उनकी अप्लाई डेट क्या है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपकी जो पोस्टें हैं वो दो डिपार्टमेंट्स में है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट और दूसरा है एक्साइज डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में जो सबसे पहली पोस्ट है वो है सीनियर इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर। आपको एडवर्टाइजमेंट में दिख रहा होगा। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 56। और दूसरी आपकी पोस्ट है ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 61। देखो, तीसरा आपकी जो पोस्ट है वो कौन सी? एक्साइज डिपार्टमेंट में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। इसकी वैकेंसी कितनी है? 51। देखो, ये सब आपको पता होगा कि ये तो पोस्ट आपको सबको पता होगी एक्साइज इंस्पेक्टर की। ये दो पोस्ट आपने शायद पहली बार सुनी हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की। इसका थोड़ा सा मैं काम भी बता दूंगा कि काम क्या होता है, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इनको देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। 168। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है? एक तो है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ब्लू से हमने लिखा है इसकी सीरियल नंबर 1 2 3, और यहाँ पे जिस इस पोस्ट के लिए जो भी एलिजिबिलिटी चाहिए वो आगे लिख दिया है ब्लू मार्कर से। तो देखो, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स चाहिए किस किस के लिए? सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पोस्ट के लिए। इन दोनों पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और तीसरी जो पोस्ट है उसमें सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगी है, उसमें कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया कि कितने परसेंट चाहिए। दूसरी आपकी एलिजिबिलिटी है 120 आवर्स कंप्यूटर सर्टिफिकेट और ओ लेवल सर्टिफिकेट। ये किस पोस्ट के लिए चाहिए? सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट की। इन दोनों पोस्ट के लिए ये वाली एलिजिबिलिटी नहीं एप्लीकेबल। अब देखो, तीसरा क्या मांगा है इन्होंने? पंजाबी एट 10th लेवल। पंजाबी चाहिए मैट्रिकुलेशन लेवल में। तो वो किस पोस्ट में चाहिए? सभी पोस्ट में। तो देखो, अभी यहाँ पे आपको ये डाउट होगा कि पंजाबी किस में चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट नहीं दिया। पर जब आप नोट में पढ़ेंगे तो नोट में लिखा हुआ है कि कोई भी पोस्ट हो, सभी के लिए पंजाबी क्या है? मैंडेटरी है मैट्रिकुलेशन लेवल में। तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट से फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहली बात उनकी पंजाबी होनी चाहिए एट मैट्रिकुलेशन लेवल, तब ये फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल है। तो आप जरा ध्यान से भरिएगा इस एलिजिबिलिटी को समझकर। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। और देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें देखो, सबसे पहला क्या है? डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। देखो, आपको शायद नहीं, आपने नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ी होगी, पर इस एग्ज़ाम में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होगा। मतलब क्या है उसका? कि जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आपको 1 साल के अंदर अंदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करना होगा आपके इंक्रीमेंट्स के लिए। देखो, आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो जॉब से निकाल देंगे। इस एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है? जैसे आपको PSPCL में टाइपिंग मैंडेटरी होती है ना, PSPCL के एग्ज़ाम में कि 3 उनके प्रोबेशन पीरियड में टाइपिंग निकालनी होती है, ऐसे ही ये 1 साल में क्या करना होता है? डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। किस किस पोस्ट के लिए? फर्स्ट एंड सेकंड पोस्ट के लिए। दूसरी चीज़ है हमारे पास वैकेंसी। देखो, आपके सामने ये वैकेंसी आ रही होगी। जर्नल की फर्स्ट पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है? 21। उसमें से 6 आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। 21 पोस्ट हैं, उसमें से 6 क्या हैं? गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। तो अनरिजर्व कितनी हुई? 15। फर्स्ट पोस्ट के लिए 15, सेकंड के लिए भी आप देख सकते हो, आपके सामने है 22 हैं, उसमें से 7 क्या हैं? गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। तो कितनी बच गई? 15 जर्नल के लिए। और थर्ड में आप देख सकते हो, थर्ड में कितनी है? जर्नल के लिए 9 पोस्ट जो अनरिजर्व्ड हैं, उसमें से गर्ल्स की निकाल कर। तीसरा क्या है हमारे पास? प्रेफरेंस ऑर्डर एंड सिंगल एग्जाम फीस। देखिए, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भरना पड़ेगा। जैसे आपने अभी पटवारी का एग्जाम भरा होगा, उसमें जिलेदार पटवारी की पोस्ट आपने भरी थी,
तो यहाँ पे भी सेम है क्राइटेरिया है, आपको इन तीनों पोस्ट को क्या करना होगा, प्रेफरेंस ऑर्डर में सेट करना होगा कि पहले अगर मान लो आपका फर्स्ट रैंक आ जाता है तो आपको सबसे पहले कौन सी पोस्ट चाहिए। उसके बाद सिंगल एग्ज़ाम फीस, क्या इस एग्ज़ाम की फ़ीस एक है या सबकी अलग अलग पोस्ट की अलग अलग है? इस एग्ज़ाम की फ़ीस एक ही है, सभी पोस्ट की फ़ीस एक बार भरनी है आपको। जब आप प्रेफरेंस ऑर्डर सेट कर लोगे तब लास्ट में आपसे क्या पूछेगा, फ़ीस के लिए, तो वो फ़ीस वही होगी सिर्फ जो एक एग्ज़ाम की फ़ीस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबके लिए ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है जिनको रिजर्वेशन क्लेम करनी है। तो रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए पंजाब का, और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास पे स्केल। देखो पे स्केल क्या है, अभी तक देखो पंजाब गवर्नमेंट ने इतने नोटिफिकेशंस निकाल दिए, सब कुछ कर दिया, पर बच्चों को ये नहीं क्लियर होता कि क्या पे स्केल है पोस्ट के लिए, क्या मिलेगा हमें प्रोबेशन पीरियड में। ये सब कुछ देखो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको कितना मिलेगा, 35400 यानी कि 35,400 रुपीज़। आपको 35,400 मिलेंगे। ये कब मिलेंगे? प्रोबेशन में। प्रोबेशन के 3 साल आपको 35,400 ही मिलेंगे, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपका अलाउंस ऐड नहीं होगा। उसके बाद आपकी जो भी अलाउंसेस होगी, इंक्रीमेंट्स होगा, वो सब कुछ ऐड होगा इसमें। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये कौन सी ग्रुप लेवल 6 में रखा गया है इस पोस्ट को। देखो वैसे तो ये ग्रुप सी कैटेगरी की पोस्ट हैं, पर इसके पे स्केल के लेवल्स अलग होते हैं। सेंटर के आप पे स्केल्स देखोगे तो इसको किस में रखा गया है, लेवल 6 में। अब देखिए आगे एग्ज़ाम पैटर्न एंड नॉर्मलाइजेशन। देखो ये आपके लिए नया वर्ड होगा कई बंदों के लिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखो एग्ज़ाम जो है अभी तक सिर्फ इतना बताया गया है कि 100 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जैसे MCQs होते हैं कि सिंगल ऑप्शन आपको आंसर टिक करना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आपके ये मल्टीपल शिफ्ट में हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न एक बार आपको जो पुराना था वही मानकर चलना है, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कीजिए। जब भी इसका सिलेबस आ जाएगा तब हम इस पर एक स्ट्रेटजी वीडियो भी बना देंगे कि कैसे आपको इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है। देखो मैं फिर कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि सभी पढ़ते हैं, आपको भी पता है तैयारी सभी करते हैं एग्ज़ाम के लिए, पर सबका क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं क्लियर होता? क्योंकि वो ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिनको एग्ज़ाम में पूछने वाला कभी पूछेगा ही नहीं, जिनको एग्ज़ाम में कभी पूछा ही नहीं जाता। तो वो क्या करते हैं, बाद में इधर उधर की चीज़ें पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जब इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने का टाइम आता है तो उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये चीज़ हम इस पे स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न आने दीजिए आप, सिलेबस वगैरह, तब हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्ज़ाम डेट कि ये एग्ज़ाम डेट क्या है। देखो इसमें तो बताया नहीं गया हमें नोटिफिकेशन में, तो पर हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं ना एग्ज़ाम डेट का। अब आप सोचिए कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। देखो ध्यान से, अगर आप 2 सेकंड भी आप ध्यान से सोचोगे ना कि थोड़ा सा भी लॉजिकल होकर, तो आपको एग्ज़ाम डेट गेस करना कुछ बड़ी मुश्किल बात नहीं है। देखो ये एग्ज़ाम की जो आपकी अप्लाइंग डेट है, आपको पता चला कि लास्ट डेट क्या है, 15 जून। आपकी जो एग्ज़ाम की अप्लाई डेट है वो लास्ट डेट क्या है, 15 जून, कि 15 जून तक ये एग्ज़ाम आप लास्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कितना मंथ चाहिए होता है एग्ज़ाम लेने के लिए? हार्डली 1 या 2 मंथ। तो आप क्या मान सकते हो कि ये एग्ज़ाम कब होगा, अगस्त या फिर सितंबर। अगस्त में ही होना बनता है वैसे तो, पर क्या पता कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे हों कि एग्ज़ाम ना हो पाए, तो सितंबर तो फिक्स है, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा आपका अगस्त या सितंबर के बीच में ही होगा। तो ये आपको देखो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसके लेके, एज के लेके आपके सामने ये आप देख सकते हो कि एज क्या है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। जनरल के लिए क्या है 18 to 37 ईयर, और बाकी कैटेगरीज के लिए आपके सामने है। क्लियर? अब देखिए और चीज़ें कि एग्ज़ाम की फ़ीस क्या रहेगी। जनरल के लिए 1000 है और ये बाकी कैटेगरीज के लिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो भाई एक और चीज़ आपके मन में डाउट रहता है कि सर EWS को उसमें क्या कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे जनरल में, कि हम EWS से फिल करें या ना करें।
तो देखो यहाँ पे जो वैकेंसी में आपको EWS की वैकेंसी दिखाई गई है कि इतनी आपकी सीट्स हैं, तो अभी तक जो स्टेटस है गवर्नमेंट का वो क्या है कि EWS को कंसीडर नहीं किया जाएगा। EWS को कंसीडर नहीं किया जाएगा जर्नल में। तो अगर आपने EWS से फॉर्म फिल करना है तो आप ये सोच समझ कर भरना। और दूसरी बात, जो जर्नल में वुमेन में फॉर्म भर रहे हैं, जर्नल की जो गर्ल्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी का मतलब क्लेम करना चाहती हैं, तो उनके पास भी क्या होना चाहिए, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आपकी रिजर्वेशन है वो सिर्फ पंजाब के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, तो आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर चाहिए रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे जो भी इसकी एग्ज़ाम पैटर्न होगा या एग्ज़ाम का सिलेबस आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें। और देखो और भी कई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं सब पर ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा। तो देखो इसको देखने के लिए वीडियोस को और इसके आगे जो भी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी हम शेयर करेंगे वो सब सीखने के लिए आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब, और आगे इसको शेयर कर दिया कीजिए। देखो मैंने फिर से कहा था कि इसमें जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपके लिए शायद ज़रूरत उसकी ना हो, पर किसी ऐसे बच्चे के लिए उसकी ज़रूरत हो सकती है जिसके पास उसको एग्ज़ाम फीस देने के भी पैसे ना हो। तो आप प्लीज़ उसको शेयर किया कीजिए। और देखो इसको लेकर अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।